आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। बोकारो में एक निजी नर्सिंग होम की दूसरी वर्षगांठ पर बार बालाओं ने फूहड़ डांस किया। बोकारो का पौष इलाका माने जाने वाला सेक्टर 4 सिटी सेंटर में जमकर फुहड़ता परोसी गई। डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस डांस में अस्पताल के कर्मी भी शामिल हैं। एक तरफ जहां मरीज इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं, दूसरी तरफ से अस्पताल कर्मी अस्पताल के बाहर डांस कर रहे हैं। तो जामताड़ा के मेहिजाम में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। 28 साल के युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था, तभी अपराधियों ने उसे गोली मार दी। फिलहाल इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो कौन जानता, पता नहीं। गाड़ी उसका वहाँ पे रुका हुआ है, जो उसको मारा है वो उसको जानता है, इसीलिए वो रुक के उससे बात किया है। पहला जब उसको फायर किया है तो यहाँ से छू के निकल गया है, फिर सेकंड टाइम जब मेरा भाई भागा है तब फिर सामने आके उसको गोली मारा है। और जहाँ पे उसका ब्लीडिंग था वहाँ पे उसका टायर का भी निशान था। और इतना गोली चला, 3 बार गोली चला है, कोई नहीं समझ पाया, किसी को नहीं सुनाई दिया। उसका दोस्त लोग बोलता है नहीं पता कैसे हुआ, नहीं जानते। वो लोग के साथ ही घूम रहा था, घूम के घर आ रहा था। और अभी तक जांच पड़ताल में जो बातें प्रकाश में आई हैं, ये लड़का का नाम विनोद रजक है। इसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और ये जो है कुशबेदिया धोबीपाड़ा चितरंजन पॉकेट गेट के निकट का रहने वाला है। और प्रारंभिक जांच अभी चल रही है और जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि इसकी हत्या किसके द्वारा। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव के संकेत मिले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों में झारखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 23 से 25 फरवरी तक इलेक्शन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इसका फैसला किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने सोमवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे पत्र में बताया कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द कराया जाना है, इसलिए 23 से 25 फरवरी तक निर्वाची पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 23 फरवरी को गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के निर्वाची पदाधिकारी का प्रशिक्षण होगा। वहीं 24 फरवरी को लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, जबकि 25 फरवरी को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले के निर्वाची पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले के निर्वाचन पदाधिकारी और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के कार्यक्रम के मुताबिक निर्धारित तारीख को 10 बजे से ट्रेनिंग शुरू करवाएं। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर कहा कि राज्य में भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग, नक्सली घटना से विधि व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। राज्यपाल ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि आगामी बजट सत्र और पंचायत चुनाव में इन मुद्दों को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से हाल के दिनों में झारखंड में विभिन्न मुद्दों पर उठे विवाद और हंगामे के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इनमें खासकर भाषा विवाद को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए विरोध आंदोलन, मानव श्रृंखला, पूर्व सांसद की गाड़ी पर हमले जैसे विषय शामिल थे। राज्यपाल की रिपोर्ट को लेकर झारखंड में राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ जहां बीजेपी ने रिपोर्ट का समर्थन किया और कांग्रेस और जेएमएम ने रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से कह रही है कि इस सरकार के समय अपराधी और अपराध जो है वो निरंकुश हो गया। रिकॉर्ड संख्या में हत्याएं, बलात्कार हो रही हैं और जो प्रशांत बोस नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों ने लगातार सुरक्षा बलों पर हमला किया है, उनके हथियार लूटे हैं
मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं, वो चाहे रुपेश पांडे की बात करें, संजू प्रधान की बात करें, और जो भाषा विवाद है उसमें सरकार ने अदूरदर्शी निर्णय लेते हुए कभी किन्हीं भाषाओं को जोड़ा, फिर उन भाषाओं को हटाया और पूरे प्रदेश को एक तरीके से अशांत करने की कोशिश की है। सिर्फ राजनीति के लिए लोकतांत्रिक सरकार को विकासशील सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना हमें लगता है कि ये उचित नहीं है एक संवैधानिक संस्था के द्वारा, और उसमें भी राज्यपाल महोदय के द्वारा। राज्यपाल महोदय ने जो रिपोर्ट भेजी है, नक्सल प्रभावित जो बात उन्होंने कहा है, तो स्वाभाविक तौर पे विकासशील सरकार जब से इस राज्य में बनी है तब से बड़े बड़े नक्सली या तो पुलिस के गोली के शिकार हुए हैं या वो जेल के शिकंजे के पीछे हैं। झारखंड में कुशल नेतृत्व है, यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, समाज में वैमनस्यता फैलाने की राजनीति नहीं चलेगी। हम समाज को जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। राज्यपाल महोदय उसे भी चिन्हित करें। और रही बात भाषा विवाद की, तो इस विवाद को तूल किसने दिया? किसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे? किन लोगों ने उत्तेजक नारे लगाए? किन लोगों ने समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश की? सभी तो इनके लोग थे। धनबाद और बोकारो की भाषा सूची से मगही और भोजपुरी को हटाए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां भोजपुरी मगही बोलने वाले उर्दू का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों ने भोजपुरी मगही और अंगिका को हर सिले से हटाने की मांग की है। हेमंत सरकार ने पिछले शुक्रवार को रात के अंधेरे में एक बड़ा फैसला लिया। धनबाद और बोकारो की भाषा सूची से मगही और भोजपुरी को हटा दिया गया। सरकार ने दबाव में फैसला तो ले लिया, लेकिन विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मगही भोजपुरी अंगिका मंच के लोगों का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, राज्यपाल के सामने अपनी बात रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच की ओर से लगातार इसके पक्षधर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार भाषा को लेकर कई बार जो है कि असंवैधानिक निर्णय लिया है। ये राज्य के लिए बड़ा सवाल बन गया है और पूरे राज्य भर में जनाक्रोश है। दूसरी तरफ आदिवासी मूलवासी संगठन के लोगों का कहना है कि जिलों में सिर्फ झारखंड में बोली जाने वाली बोली और भाषा को ही रखा जाए, भोजपुरी, अंगिका और मगही को सभी जिलों से हटाया जाए। मांग उठ रही है यहाँ की भाषाओं को शामिल नहीं करने के लिए, तो ये स्वागत युवक है और ये मांग हम लोग भी करते हैं। आप यहाँ पर आइए, अंग्रेजी बोलिए, आप और यहाँ पर आइए, भोजपुरी बोलिए, मैथिली बोलिए, लेकिन यहाँ पर कानूनन मान्यता दीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उन कुछ नेताओं में से हैं जिन्होंने मगही भोजपुरी को हटाने की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर सरयू राय ने सरकार से सवाल पूछा है कि किस नियम और कानून के तहत सरकार ने पहले इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया था और अब किस कानून के तहत वापस लिया है। सरयू राय ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ये जो विवाद उठ खड़ा हो रहा है, सरकार को जवाब देना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नियम कानून संविधान का प्रावधान हटा दीजिए, पालन मत करिए, मगर जब आप कोई भी कार्रवाई करेंगे एक सरकार के रूप में, तो उन पर विचार करना होगा जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड के माने गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या झारखंड की हेमंत सरकार दबाव में फैसले लेती और बदलती रहती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन और जमशेदपुर से प्रबंधन की रिपोर्ट। गिरिडीह में जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ के मधुबन में प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। आज चिंतन शिविर का अंतिम दिन है। रविवार से चिंतन शिविर की शुरुआत हुई थी और शिविर में राज्य के सभी 24 जिलों से आए पार्टी के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाते हुए पार्टी को और भी मजबूत बनाने पर चिंतन किया जा रहा है। चिंतन शिविर के अंतिम दिन राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। और बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री जी भी इस विषय को लेकर संजीदा है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जारी किया है, वैसे भी हम लोग कर रहे हैं। ये ठीक है, वो कमेटी गठित नहीं है, बावजूद हमने किसानों का ऋण माफ किया, हमने सरना धर्म कोड लागू किया, अपनी ओर से पारित कर दिया। तो ऐसे तमाम मुद्दों को हम लोगों ने एड्रेस करने का काम किया है और आने वाले समय में भी जो विषय जो हम लोगों ने अपने वचन पत्र में दिया है।
लोहरदगा समाहरणालय में उपायुक्त से वार्ता करने टाना भगत आए। रोके जाने पर टाना भगतों ने हंगामा और नारेबाजी की। बातचीत के लिए उपायुक्त के आने के बाद टाना भगत शांत हो पाए। उपायुक्त से टाना भगतों ने कहा कि 5वीं अनुसूची के आधार पर टाना भगतों को अधिकार दिया जाए। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि टाना भगत के पत्र को मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य सचिव के पास भेजा जाएगा। चिट्ठी दिया गया था, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिए उपायुक्त महोदय में, इसलिए हम लोग उसका जवाब के लिए हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय सभा कक्ष में हम लोग घेराव नहीं, उनका जवाब मांगने के लिए, प्रेम से वार्ता करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठक रखे हैं। गढ़वा के कांडी पुलिस ने 2 मंदिरों से भगवान की मूर्ति चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मूर्ति चोर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से विखंडित अवस्था में मूर्ति बरामद हुई। पुलिस ने दिलकश रोशन की निशानदेही पर उसके घर से भगवान की मूर्ति का विशेष हिस्सा बरामद किया। उनके गिरोह के भागे हुए सदस्यों के द्वारा गर्दहा मंदिर के पीछे मूर्ति को रख दिया गया, चोरी गई मूर्ति को रखा गया था ताकि पुलिस का ध्यान बढ़ सके अपने और अपने गिरोह की तरफ से ध्यान हटाने के लिए चौड़ा करो छाती तुम इसकी बरामदगी कर ली गई। खबर है बोकारो से, जहां के पेटरवार के भदवाजवाड़ा गांव में बिरसा मुंडा आम बागवानी का निरीक्षण केंद्रीय टीम ने किया है। केंद्र के अधिकारियों ने अपनी बातों को महिला मित्र लीला और बागवानी मित्र समेत अन्य लोगों के साथ साझा किया और आम बागवानी लगाने और इससे होने वाली आय पर बात की। आपको बताएं कि 35 एकड़ वाले इस बड़े भूभाग में 3360 आम के पौधे लगाए गए हैं। होगा कि शुरुआत तो कहीं न कहीं से शुरू होती है। यहाँ पे फायदा क्या है कि जमीन जो है बहुत है और आराम से इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई इलाकों में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें 80 लीटर महुआ शराब और 100 किलोग्राम जावा महुआ जब्त कर उसे नष्ट किया गया। पुलिस ने लाइन होटल में भी छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में शराब जब्त किए गए। उत्पाद विभाग ने बताया कि सुनसान जगह पर अवैध शराब का निर्माण किया जाता है। शराब का बिक्री चल रहा है, इस पर पाबंद लगाने हेतु उत्पाद विभाग का गहन छापामारी चल रही है, जिस क्रम में आज बरमोरिया, परसाटांड़, कल्याणडीह, गप्पे, पचम्बा क्षेत्र में जितने भी लाइन होटल हैं, रोड किनारे होटल हैं, सभी में छापामारी की गई। लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती इलाके में चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। झारखंड पुलिस ने खुलासा किया है कि बॉक्साइट की माइनिंग में हिंसक झड़प की योजना थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस के साथ सुरक्षा बलों ने 8 फरवरी से अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में काफी सफलता मिली है। उन्होंने नक्सलियों के कई बंकर ध्वस्त किए हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए हैं। अपने आप में, जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने ब्रीफ किया है पूर्व में, एक अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि झारखंड पुलिस के लिए और सीआरपीएफ के लिए रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र बारूदी सुरंग से, प्रेशर आईडी से पूरा पटा हुआ है और विगत वर्षों में इस क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिसमें अभियान के क्रम में सुरक्षा बल प्रेशर आईडीज के चपेट में आने से घायल हुए हैं। कई सारे सिविलियंस और जानवरों की भी मृत्यु इस क्षेत्र में प्रेशर आईडीज की चपेट में आने से हुई है और ये जो उग्रवादी दस्ता था, इसके द्वारा विगत वर्षों में कई सारी हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है और मुठभेड़ के क्रम में उग्रवादियों के कई सारे बंकर जो उन्होंने उस क्षेत्र में बना के रखे हुए थे, उसको ध्वस्त किया गया। घटनास्थल से निरीक्षण से ये स्पष्ट हो रहा था कि कई जगह पर खून के धब्बे प्राप्त मिले, जिससे ये स्पष्ट था कि कई सारे उग्रवादियों को भी। झारखंड में गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है। रांची के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर न्यूज 18 के कैमरे में कई दुकानदारों के गुटखा बेचे जाने की तस्वीरें कैद हो गईं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी निरंजन। ITI बस स्टैंड, रांची का अंतर्राज्यीय बस अड्डा, यहाँ से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार की बसें जाती है। आपको मैं अभी तस्वीरों में दिखाऊं, अपने कैमरे में कैद किया हूं। यहाँ पर गुटखा का बिक्री जारी है
और आप दूसरी ओर मेरे साथ देखिए, यहाँ पर पुलिस पीसीआर की वैन खड़ी है। पीसीआर नंबर 23 जरूर जांच पड़ताल करती है। 100 नंबर पर कॉल करने के बाद वो तुरंत अपनी जांच पड़ताल में लगती है। लेकिन आप तस्वीर में एक तरफ देखिए, यहाँ पर पीसीआर के जो अधिकारी हैं रविंद्र कुमार यहाँ पे खड़े हैं और झारखंड पुलिस के ये रविंद्र कुमार ये हैं, इनका बैच नंबर है 2140 और दूसरी तरफ यहाँ गुटखा का बिक्री जारी है। हम इनसे ये बात करेंगे कि सर, तंबाकू का जो बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, आप देखिए कैमरे के सामने, आप अरविंद जी आप कैमरे के सामने हैं, आप हमारे पदाधिकारी से बात, हाँ पदाधिकारी से तो बात करेंगे ही। आप ये बताएं कि सर गुटखा का रोक जारी है लेकिन आपके ठीक सामने गुटखा की बिक्री हो रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाया है और प्रतिबंध है ये। सर आप इस पर क्या कहेंगे? जा रहे हैं, नहीं कुछ बोल रहे हैं और कैमरे से के पीछे इन्होंने भाग रहे हैं और अब ये दुकानदार से सवाल यह कर रहे हैं कि अब भाई तुम गुटखा क्यों बेच रहे हो? सर कुछ तो बोलिए आप। देखिए मेरे सामने पुलिस अधिकारी भी हैं और दुकानदार भी हैं। अभी मैं कैमरा में सामने कैद किया हूं, अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुटखा है और देखिए मैं ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि ये गुटखा है और ये तंबाकू है, जबकि बैन है। ये झारखंड यानी रांची का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय बस अड्डा है और मैं पुलिस अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इस पर अपनी मौन जाहिर किया, कुछ भी बोलने से इनकार किया। जबकि यहीं पर पुलिस साफ लिखा हुआ है रांची सिटी पेट्रोल, पीसीआर नंबर 23। यहाँ पर अधिकारी भी हैं, आप देख सकते हैं पूरी सिविल ड्रेस नहीं बल्कि पूरी वर्दी में है। और इस पीछे देखिए, यहाँ आप देखिए तस्वीर में, यहाँ भी अपने हथियार के साथ बिल्कुल खड़े हैं और कोई भी बताने से इनकार किया है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन हुआ है। हॉकी इंडिया ने कल 22 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की, जिसमें झारखंड की 3 खिलाड़ी चयनित किए गए। टीम का चयन FIH प्रो लीग के लिए किया गया है। इसमें भारतीय टीम अलग अलग देशों के साथ मैच खेलेगी। 26 फरवरी को स्पेन के साथ होगा मैच। डिफेंडर में ओलंपियन निक्की प्रधान, वहीं मिडफील्ड में ओलंपियन सलीमा टेटे और फॉरवर्ड में संगीता कुमारी का चयन किया गया है। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे पिछले कुछ सालों से सीनियर भारतीय महिला टीम से खेलते हुए ओलंपिक तक खेल चुकी हैं। वहीं संगीता कुमारी पहली बार सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में चुनी गई हैं। महसूस हो रहा है, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि सीनियर टीम में हमारे झारखंड से भी और खिलाड़ी आए और ये दिन आज हुआ कि संगीता का सिलेक्शन हुआ। हम संगीता को तहे दिल से धन्यवाद देने चाहते हैं कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन करे और आगे भी सीनियर इंडिया टीम के साथ खेलते रहे। लोहरदगा जिले में मनरेगा की लापरवाही सामने आई। यहां मजदूरों को 3 महीने से मजदूरी नहीं मिली। जब काम का निरीक्षण करने सरकार के अधिकारी पहुंचे तो उन्हें मजदूरों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ADC ने बताया कि सरकार की तरफ से राशि का आवंटन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें भुगतान नहीं हो पाया। योजनाओं के में नवंबर तक भुगतान किया गया है सभी योजनाओं में। नवंबर के बाद जो है हम लोगों ने FTO जनरेट करके भुगतान के लिए लिया था, लेकिन अभी आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ स्थानों पे भुगतान नहीं हो पाया है। तो इस संबंध में मैंने मनरेगा आयुक्त झारखंड को पत्र दिया है। महीना से काम कर रहे हैं, पैसा एक पेमेंट नहीं आया है तो हम लोग कैसे करेंगे? रोजी रोटी कैसे चलेगा? तेल फूल खरीदना पड़ता है ना। अब इतना काम करते हैं, 225 रुपये में क्या होगा? बढ़ाइए, 500 बढ़ा दीजिए। इतना लेबर कूली काम करते हैं, जाते हैं उधर करने तो मिलता है हम लोग को पैसा 500। नहीं किया है तो हम लोग खाना खुराक भी कहाँ से खाएंगे, खरीदेंगे? हाँ, यहाँ काम करते हैं तो हम लोग 2-3 महीना हो गया, हम लोग को तो पैसा मिलबे नहीं किया है, पेमेंट नहीं आ रहा है। धनबाद में कोयले के काले कारोबार के खिलाफ कार्रवाई में CISF जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध कोयला लदे 3 ट्रक और हजारों बोरियां जब्त की गई हैं। जब्त कोयला करीब 500 टन से अधिक हो सकता है। CISF IG के निर्देश पर छाताबाद ओरिएंटल आउटसोर्सिंग कंपनी के पास टीम ने कार्रवाई की है, जिसमें कामयाबी मिली। कोयला तस्करों ने कोयला खनन के लिए मुख्य सड़क के नीचे ही सुरंग बनाई थी, जिससे जमीन पूरी तरह से खोखला हो चुका है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
सारा सिस्टम यहाँ पे भ्रष्ट हो चुका है। सबकी मिली भगत से ये इतना बड़ा ओपन काम किया जा रहा है कि इन लोग अपराधियों को किसी का डर भय नहीं रह गया। मैं सबसे पहले तो सीआईएसएफ की टीम को आज धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज पूरे भ्रष्ट सिस्टम में आके किस तरह से आखिर किस परिस्थिति में आके उन लोगों ने आज यहाँ पर कोयला ट्रक को रोका। रूप से इसमें भूमिका है। अगर प्रबंधक चाह लेंगे तो एक कोयला का ईटा भी वहाँ से उसके नहीं उठ सकती है। कोयले के अवैध खनन के बाद धनबाद पुलिस से लेकर बीसीसीएल के अधिकारी और सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस सुस्त, माफिया मस्त। पुलिस को क्यों आखिर ये कोयले का अवैध खनन नहीं दिखाई देता? क्या कोयला माफियाओं पर कार्रवाई से पुलिस डरती है? बीसीसीएल के अधिकारी आखिर क्यों रहते हैं खामोश? और बड़ी खबर है धनबाद से, जहां चंद पैसे की लालच में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से लगातार हो रही मौत के बाद भी लोग इस काम से बाज नहीं आ रहे। आज भी बरोरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से मां बेटी की दबकर मौत हो गई। बीसीसीएल एरिया 1 के मंद्रा स्थित बंद डेको आउटसोर्सिंग माइंस में कुछ लोग अवैध तरीके से कोयला खनन कर रहे थे और इसी दौरान चाल धंसने से 4 लोग दब गए, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक के परिजन आनन फानन में शव लेकर भाग निकले। तो सवाल है कि अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से मां बेटी की मौत को लेकर भी प्रशासन और कोल कंपनियां सवालों के घेरे में। हादसे के बाद भी आखिर इनकी आंखें क्यों नहीं खुलती? सवाल है कि अवैध खनन से फिर हादसा हुआ तो जिम्मेवार कौन होगा? सवाल यह है कि क्या फिर एक नए हादसे का इंतजार हो रहा है? अगली खबर गुमला से, जहां फूड पॉइजनिंग से 28 छात्राएं बीमार हो गई, जिसमें 2 की हालत गंभीर है और इन्हें देखते हुए सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना डुमरी प्रखंड के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का है। फूड पॉइजनिंग की शिकार बच्चियों के मुताबिक खाने में चावल, दाल और आलू गोभी की सब्जी दी गई थी, जिसमें सब्जी से थोड़ी अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जिसकी वजह से कुछ बच्चियों ने खाना नहीं खाया, जबकि कुछ ने खाया और खाने के करीब 1 घंटे बाद बच्चियों ने उल्टी और पेट दर्द की शिकायत की। आनंद फानन में सभी 28 बच्चियों को डुमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को वापस भेज दिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद फिर से कुछ बच्चियों ने शिकायत की और इसके बाद 7 बच्चियों को फिर से सीएचसी लाया गया, जहां से 2 की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। हम लोग को थोड़ा ठीक नहीं लगा, मुंह में पानी आने लगा और पेट में अजीब सा फीलिंग।